जैसे गांव में कहते हैं ना कि न नौ मन गोहूं हुए न राधा गौने जई हैं, गांव की कहावत है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ना तो ये कभी जनगणना करवाएंगे यानी सेंसेक्स करवाएंगे, और वैसे भी पूरा विपक्ष जातिगत जनगणना करवाने पर अड़ा हुआ है। आगे चुनाव में ये वादा भी करेंगे, और आगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार, अगर नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। इन्हें पता है कि इनका तो कुछ होना जाना है नहीं, इनका तो कुछ लेना देना है नहीं, तो ये इन्होंने क्या किया, बिल को ही जुमला बना दिया। अब इस बिल को जुमले के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते, 2 शब्दों में जुमला बना दिया। ज्यादा शब्दों में कहना है तो महिलाओं को, देश की महिलाओं को, देश की आधी आबादी को, कम से कम कितना हुआ 140-70 करोड़ देश की महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया, छला, धोखा दिया, ठगा, जो भी शब्द चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब सटीक बैठेगा इस बिल पर। नरेंद्र मोदी कलुषित आत्मा के हैं, कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर पाते, कभी किसी को न्याय नहीं दे पाते। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, नरेंद्र मोदी ने पहले भी कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है, और उनका जोड़ीदार दूसरा गुज्जू यानी अमित शाह ये कह चुके हैं कि वो बनिया है। अब ये दोनों बातें अगर आप सामने रख कर देखें तो शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यापारी बनिया राज्य नहीं संभाल सकता, राजा नहीं बन सकता, वो न्याय नहीं, उस अगर बन भी गया तो उस पद के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। एक व्यापारी व्यापार कर सकता है, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि व्यापारी सिर्फ व्यापार करने जानता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यापारी कभी भी लाभ हानि की बात सोचता है, वो न्याय अन्याय की बात नहीं सोच सकता। एक व्यापारी लाभ और हानि की बात सोचेगा, एक बनिया लाभ और हानि। नरेंद्र मोदी ने कहा अपने लिए कि वो व्यापारी हैं, और अमित शाह ने कहा अपने लिए कि वो बनिया हैं। अगर इन दोनों को सामने रखकर आप जवाब देना चाहें तो उसका जवाब यही है कि ना तो बनिया और ना ही व्यापारी। गलती से अगर राजा बन गया तो उस पद के साथ वो कभी न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। वो एक बनिया, एक व्यापारी हमेशा लाभ हानि की नजर से दुनिया को देखता है, समझता है, उसके सारे निर्णय लाभ और हानि पर टिके होते हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी या ये गुजराती लॉबी जो भी अब तक किया है वो यही किया है, देश के साथ न्याय नहीं किया है, लाभ और हानि किया है। लाभ उनका अडानी है, और हानि इस देश की 80 करोड़ जनता जो देश में हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रही है, 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी है, यह है लाभ और हानि। नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, और अगर उन्होंने दोनों ने ही अपने आप को डिक्लेयर किया कि बनिया और व्यापारी हैं, तो उन्होंने देश को वही दिया है जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बोला है। उन्होंने व्यापार किया है, उन्होंने लाभ और हानि की है, उन्होंने न्याय नहीं किया। न्याय और अन्याय की तुलनात्मक व्याख्या नहीं कर सकता वो आदमी जो लाभ और हानि को सामने रखकर निर्णय ले। और एक व्यापारी, एक बनिया, जैसा कि अमित शाह कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो व्यापारी और बनिया लाभ और हानि को देखकर ही निर्णय लेगा, इसलिए वो राज्य नहीं संभाल सकता, प्रजा के साथ न्याय नहीं कर सकता, प्रजा को न्याय और अन्याय की दृष्टि से नहीं देख सकता, प्रजा को लाभ और हानि की दृष्टि से देखेगा। अब ये लाभ और हानि के दोनों गुजरात लाभी जो हैं, लाभ और हानि की दुनिया से आए हुए दोनों गुजरात लाभी के दोनों लोग जो हैं, जो अपने आप को व्यापारी और बनिया कहते हैं, ये देश को लाभ और हानि से ही देखते आए हैं, न्याय और अन्याय से नहीं।
अगर लोगों के मरने से उनको लाभ हो रहा है तो वो लाभ करेंगे, लाभ उठाएंगे। और ये नरेंद्र मोदी ने साबित किया, अमित शाह ने साबित किया है आपदा में अवसर का। आपने देखा है कि जब पूरा देश एक कमरों में बंद था, पूरा देश कैदी बन गया था, पूरा देश, उस समय नरेंद्र मोदी दुनिया के आज पहले नंबर के धनी हैं, पैसे वाले हैं। न जाने कितने अडानी उनकी जेब में पड़े हैं, कितने और वो उन सारे अडानियों को पैदा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनके पास कई 300-400 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। और अगर नरेंद्र मोदी पद छोड़ेंगे तो इसकी जांच भी होगी और यह साबित भी होगा, वक्त बताएगा। अडानी का कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। अडानी तो ये अप्रूवर बन जाएंगे, अडानी तो सरकार के साथ मिल जाएंगे आगे चल करके, अडानी तो गवाह बन जाएंगे, सरकारी गवाह बन जाएंगे और फंसेंगे मोदी, क्योंकि पाप मोदी ने ही किया है और करवाया है। ये तो सही है। आप खुद सोच के देखिए कि नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जो कहा वही साबित किया। सवाल यह है कि जब कुछ करने के लिए नहीं था तो आते हैं फिर महिला बिल पे। महिला बिल नरेंद्र मोदी लेके आए, जिसको लागू करने का उनका इरादा ही नहीं है। और वो बात उस बिल में ही है कि भाई वो बिल इसलिए है कि हम लागू करने के लिए हम नहीं हैं, हम तो मोदी के लिए थोड़ा बहुत सहायता करने आए हैं, वोट के लिए, वोट का जुगाड़ अगर कहीं से हो जाए। लेकिन यहां भी गच्चा खा गए नरेंद्र मोदी, धोखा खा गए नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी उन्हें फंसा लिया। आज आपने देखा संसद में पूर्ण बहुमत से सबके सब 2 विरोध में वोट दिए, बाकी सबके सब इस महिला बिल के पक्ष में वोट दिया। और इस खूंटे के साथ ये महिला बिल तो पास हो गया, लेकिन ये खूंटे की तरह जाकर कहीं गड़ गया है। ये अब चुनाव में मुद्दा बनेगा। नरेंद्र मोदी अब भी लागू क्यों नहीं किए, और नरेंद्र मोदी अब भी लागू करो। नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया, नरेंद्र मोदी ने ठगा, नरेंद्र मोदी ने देश को छला, नरेंद्र मोदी ने 70 करोड़ महिलाओं के साथ धोखा किया। यह मुद्दा बनेगा और इसी चाल में नरेंद्र मोदी फंस गए। जबकि आप जानते हैं, मैं कह चुका हूं कि आरएसएस चूंकि अब राहुल गांधी के साथ है, इसलिए उसने भी कोई सलाह नहीं दी है कि ऐसा गलती मत कर रहे, क्यों इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। गलती करने दिया। आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ओम नमः शिवाय, यह बात आप मान के चलो, वरना कोई ना कोई तो होता जो यह कहता कि नरेंद्र मोदी ये चाल ही उल्टा पड़ जाएगी, गलत होगा। नरेंद्र मोदी अब 2 मुद्दों से घिर चुके हैं, एक महिला के सामने, दूसरा ओबीसी। दोनों मुद्दों पर दोनों तरफ से, और आज राहुल गांधी ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में क्या लेकर लोगों के पास जाएंगे। ये महिला बिल पहला मुद्दा होगा। वैसे तो ईवीएम बैन मुद्दा होगा, ये महिला बिल मुद्दा होगा, महिलाओं के साथ धोखा एक मुद्दा होगा, ओबीसी के साथ धोखा और छल एक मुद्दा होगा, जो आज राहुल गांधी ने संसद के अपने बयान में साफ कर दिया। आगे राहुल गांधी की अगली चाल क्या है। अब नरेंद्र मोदी इस चाल से निकलने की कोशिश करेंगे कैसे? खुद ही अपने जाल में नरेंद्र मोदी अपने ही कीचड़ में फंस गए, माने अपने ही कमल वाले तालाब में कीचड़ में फंस चुके हैं, आधे धंस चुके हैं। निकलेंगे कैसे? निकलने का रास्ता क्या है मैं बताऊं। नरेंद्र मोदी जी अब तो वो होता है ना कि एक सांप है, सांप अगर गलती से चूहा समझकर छछूंदर को पकड़ लेता है तो गया। अब वो ना उसे उगल सकता है और ना निगल सकता है, ठीक है।
अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के लिए महिला बिल सांप और छछूंदर वाली स्थिति में आ चुका है, आ गया है। और ये गलती उन्होंने ही खुद की है, उनसे प्रोवोक करके करवाया गया है या घेर करके करवाया गया। जो अनऑफिशियल खबरें चलवाते थे ना कि विपक्ष इतना ज्यादा उस मुद्दे को उठाया कि नरेंद्र मोदी महिला बिल ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लाना पड़ा, लाए, फंस गए। अब नरेंद्र मोदी, अगर जैसे नरेंद्र मोदी के निकलने के लिए अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे बोलो, इसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा चुनाव में, यह तो साबित हो गया, साफ हो गया। नरेंद्र मोदी अभी पुलवामा जैसी कोई घटना करवाए नहीं है, करवाएंगे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो पुलवामा जैसी घटना करवाने में सक्षम नहीं हुए हैं, करवा नहीं पाए हैं, करवाए नहीं हैं। करवा तो सकते हैं, कभी भी करवा सकते हैं, उनको उनसे कोई लगाव नहीं है, सैनिकों से कोई लगाव नहीं है, उनको मरवा सकते हैं और उस पर वोट मांग सकते हैं, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, आज वो क्या करेंगे। चलिए, 2 दिन का संसद सत्र बाकी है, इस संसद सत्र में नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं। अगर मैंने कहा ना कि सांप छछूंदर, मतलब उगलेंगे तब भी और निगलेंगे तब भी, अगर वो मान लेते हैं कि ठीक है कल से ही लागू हो जाए, ये बिल अभी से लागू होगा, अगर ये कह लेते हैं, तो आरक्षण के अंदर आरक्षण वाले मुद्दे पर विपक्ष घेरेगा एक, और दूसरी चीज विपक्ष ये कहेगा कि मेरे दबाव में नरेंद्र मोदी को ये निर्णय लेना पड़ा, क्रेडिट विपक्ष को जाएगा। ये नरेंद्र मोदी होने नहीं देंगे। यानी नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते कि चलो अभी से लागू कर देते हैं आरक्षण। अब रह गई बात कि अब अगर ये राज्यसभा में भी पास हो गया तो भी ये आरक्षण भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा विपक्ष के हाथ में। और ये बात नरेंद्र मोदी भले पढ़े लिखे नहीं है, ना समझ में आए, लेकिन गांव से, मतलब खेतों में काम करने वाली आम मजदूर महिलाओं को भी ये बात समझ में आती है, आएगी, कि जो बिल लागू ही नहीं होना है उसे नरेंद्र मोदी तो हमें फंसाने के लिए, बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जुमला गढ़ने के लिए, धोखा देने के लिए ही किया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इसी के लिए प्रचलित है। नरेंद्र मोदी बोलेंगे, कर दिए, अमित शाह बीच में आकर बोल देंगे कि भाई वो तो जुमला था, वो बिल था, सिर्फ चुनाव के माहौल को बदलने के लिए था, ऐसा कह सकते हैं, कह भी चुके हैं पहले। सोच के देखिए। तो अब स्थिति में, किस स्थिति में है, क्या कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। मैंने कहा ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा, बिल को स्वीकार भी नहीं कर सकते, मतलब बिल तो पास करवा लिए, बिल को लागू नहीं कर सकते इमीडिएट। अगर करें तो उसमें भी क्रेडिट विपक्ष की तरफ जाएगा, क्योंकि विपक्ष धो धो करके, पीट पीट करके तब वोट दिया है, बखिया उधेड़ करके वोट दिया है। ठीक है, वोट इसलिए दिया कि नरेंद्र, ये बिल पास भी हो जाए और संसद, और नरेंद्र मोदी फंस भी जाए। हो सकता है कि राज्यसभा में जाने के बाद विपक्ष इस पर ऐतराज जताए या इसे कमेटी गठित करने के लिए, संशोधन के लिए कोशिश करे या बोले, ऐसा कर सकती है। लेकिन सब, किसी भी स्थिति में फायदा विपक्ष को ही है, यानी राहुल गांधी को है। यानी राहुल गांधी के चाल में नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं, और इस चाल के चक्रव्यूह की रचना आरएसएस के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये तो आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। आरएसएस अब चाहता है कि नरेंद्र मोदी का इलाज क्या है, और आरएसएस नरेंद्र मोदी का इलाज करना शुरू कर चुका है। आरएसएस के में भी पसोपेश है, आरएसएस में भी दो राय है, आरएसएस में भी फूट है, आरएसएस में भी संघर्ष है, आरएसएस में भी बहुत सी समस्याएं हैं जो मैं थोड़ी देर अगले कदम पे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल पे
फंस चुके हैं। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी इस बिल को ऐसे ही रख दिए तो विपक्ष के लिए वोटों का खजाना बन जाएगा ये महिला बिल। 50% वोट देश का तो गया विपक्ष के हाथ में। 2-4 सीटों पर कहीं जाकर सिमट जाएंगे ये अपने इसी चाल से। अगर इसमें नरेंद्र मोदी बूस्टअप लाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, चल मैं अभी से लागू कर देता हूं, ठीक है, तब भी विपक्ष के पास 2 मुद्दा बहुत बड़ा होगा। एक कि मैं विपक्ष के दबाव में नरेंद्र मोदी ने यह काम किया है, नहीं तो वो तो ये देश को बरगला रहे थे, धोखा दे रहे थे, देने में सफल भी हो गए थे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के भी ओबीसी के नेता आज भले ही तालियां बजा रहे हैं, नपुंसक बने हुए हैं, मैं नहीं कह रहा, वो मनोज तिवारी कहते हैं कि नामर्द हैं, नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यही, उसका सीधा मतलब यही है। तो ऐसे हैं, ऐसे बने हुए, लेकिन आज नहीं तो कल आवाज तो उठाएंगे, एक ना एक दिन तो बोलेंगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो आरक्षण में आरक्षण वाली बात नरेंद्र मोदी को घेरेंगे उस मुद्दे पर, और अगर ये मान भी लिए तो हमारे कारण, यानी विपक्ष के दबाव में इन्होंने माना, ये तो गलत लेके आए थे, ये तो देश को ठगना चाहते थे। दोनों तरह से नरेंद्र मोदी गए, यानी ये बिल ला करके फंस गए, ठीक है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का राजनैतिक विदाई है, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अंत है नरेंद्र मोदी का। ये बिल नरेंद्र मोदी को बाकी बचा खुचा उनकी आश धो देगा, खत्म कर देगा। गयो मोदी तो गयो। अब मोदी को गोदी भी नहीं बचा पाएगा। गोदी मतलब डाबर मीडिया, तो गोदी भी नहीं बचा पाएगा मोदी को। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए संसद में, आपने देखा होगा कि संसद बिल के समर्थन में पहला प्रवक्ता कौन था? निशिकांत दुबे, जो बहुत बार, अब उनकी भाषा में कह रहा हूं, बहुत बार पिट चुके हैं नगर वधुओं से, और उस दर्द को वो उन्हें नगर वधु कह करके अपने दिल को तसल्ली देते हैं। तो जो देश की महिलाओं को नगर वधु कहता हो, वो आदमी आज महिला बिल पर पहला प्रवक्ता था, पहला वक्ता था। और मैं समझता हूं दूसरा बृजभूषण शरण सिंह को होना चाहिए था। वैसे होना तो बृजभूषण शरण सिंह को ही था पहला प्रवक्ता, चलो दूसरे नंबर पे डाल देना चाहिए था, क्योंकि यही 2 योग्य व्यक्ति हैं संसद में बैठने वाले जो महिला आरक्षण बिल पर बोल सकते हैं। बाकी किसान बिल का अगर कोई मुद्दा होता तो टेनी पीछे बैठे थे, उनको बोलना चाहिए था। यहां तो सिलेक्शन सही है, निशिकांत दुबे का सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी का सही है। जितना स्वच्छ महिला आरक्षण बिल है, उतने ही स्वच्छ निशिकांत दुबे हैं, जो न जाने कितनी बार नगर वधुओं से पिट पिटा के पिलपिले हो चुके हैं।